अभी हुआ क्या, सोनम वांगचुक जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं, तो इनको डिटेंशन में ले लिया गया। नाउ दो टर्म्स आपने पढ़ी थी, एक डिटेंशन एक अरेस्ट। डिटेंशन आपको अब पता होना चाहिए कि बिफोर कोई भी क्राइम कमिट हो उससे पहले ही आप उसको टेम्परेरली अरेस्ट कर लेते हो, तो एक वर्ड आता है डिटेंशन। और जिस पर्सन को डिटेंशन में लिया है उसको बोल देते हैं डिटेनी, ठीक है। और दूसरी तरफ आता है आपके पास अरेस्ट। अरेस्ट जो है इसका मतलब है आप वो क्राइम कमिट कर चुके हो, अब आपके ऊपर लीगल चार्जेस आ चुके हैं, तो वो प्रोसीडिंग चलेगी प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिफोर क्राइम, डिटेंशन की बात जब भी करोगे तो ये बिफोर क्राइम आएगा। और इसी के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल भी है 22, जहां पे आपको डिटेंशन से रिलेटेड प्रोविजंस मिलते हैं। डन यहां तक। अब आते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर, ये तो आगे आर्टिकल 22, इसको याद रखना है। और डिटेंशन से रिलेटेड जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 से लेके क्लॉज 7 तक आपको मिलते हैं। बाकी आप पॉलिटी में देखोगे, हम सिर्फ इतनी सी बात करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे बात होगी। तो देखो यहाँ पे आपकी फंडामेंटल राइट्स आगे, आपने पॉलिटी के अंदर पार्ट 3 की है, क्या था उसमें लिखा हुआ, फंडामेंटल राइट्स, कौन से आर्टिकल से कहां तक, 12 से लेके 35, फिर डीपीएसपी शुरू हो जाते हैं। तो इसी में आपका एक आर्टिकल आ गया, आर्टिकल नंबर 22। अब फंडामेंटल राइट की अगर वायलेशन हो जाए तो क्या आप कोर्ट्स जा सकते हो। अभी हमने वर्ड यूज किया सिर्फ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली कौन से आर्टिकल के लिए होता है, पक्की बात है नहीं, वो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। बट बाकी के जो पार्ट्स पढ़ते हो वहां पे तो ऐसा नहीं है, उसके लिए तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जिसमें आप ट्राइब्यूनल को फेस करते हो, जहां पे मतलब डाइवोर्स रिलेटेड स्पेसिफिक केस है, आपको उस वाली साइड भेज दिया जाएगा, जाइए वहां पे ये सारी प्रोसीडिंग चलती है। तो आप क्या देखोगे, एक आएगा आपके पास आर्टिकल नंबर 32 जिसमें आ गया सुप्रीम कोर्ट, एक आएगा आपके पास आर्टिकल नंबर 226 जिसमें आ जाएगा हाई कोर्ट का प्रोविजन। अगर आपको लगता है कि जो हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं, डिटेंशन में हमें लिया गया है बिना किसी श्योर चार्ज के, तो कहां पे जा सकते हो आप, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास। यहां तक डन। तो मतलब आर्टिकल 22 की लीगैलिटी को चेक करने के लिए हमें ये दोनों प्रोविजंस मिले हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें रिलेट हुई लग गया सभी को पता। अब आते हैं एक्ट के ऊपर। अब देखो एक्ट कैसे बनना है, बाय लॉ। याद करो ड्राफ्टिंग बनी थी, याद है, पहले ड्राफ्ट होता है, एक पर्चा सा होता है, उसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं कि हम किस तरह का एक्ट बनाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद ड्राफ्ट के बाद क्या आता है, बिल। मतलब इस बिल के ऊपर अब चलेंगी डिबेट्स पार्लियामेंट के अंदर, आप देखो लड़ेंगे झगड़ेंगे, ऑपोजिशन अपोज करेगी कि ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है अच्छा बिल नहीं लेके आए। जैसे ये पास होगा तो इसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं प्रेसिडेंट के। बाकी मेजोरिटी डिपेंड करती है कि किस तरह का बिल यहाँ पे आया था, कहीं पे स्पेशल लगेगी कहीं पे सिंपल लगेगी, उसके बारे में बात नहीं कर रही मैं भी। जैसे प्रेसिडेंट ने यहाँ पे सिग्नेचर करे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्ट आ जाएगा। तो ये जो एक्ट है आप क्या पढ़ रहे हो अभी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये आया था 1980 में। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे ऐसे एक्ट्स आए थे, जैसे आपने एक प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट के बारे में सुना होगा, एक मीसा भी आया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब देखो ये जो मीसा है, वो जो पीडीए था वो भी रिपील कर दिया गया था, रिमूव कर दिया था क्योंकि गवर्नमेंट्स मिसयूज कर रही थी इनके। देन आया था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये आया 1971। इसके आसपास कुछ ऐसी सिचुएशन भी बनती है जिसमें मिसयूज हो सकता था, कौन सी सिचुएशन बन रही है, 1971। यस, तो जब वो नेशनल इमरजेंसी इंपोज करी गई थी, कौन सा आर्टिकल, 352, 3 आर्टिकल पढ़े थे ना, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो उसके तहत आपने देखा था कि इसका हुआ था काफी सारा मिसयूज। तो 1978 में जाके मीसा एक्ट को भी कर दिया गया रिपील, मतलब कट ऑफ कर दिया गया कि इसको अब यूज नहीं करेंगे, जो इसके अंदर गाइडलाइंस हैं वो डेरोगेटरी हैं और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करवाती है। उसके बाद मीसा के बाद आया जाके आपके पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अगर कोई भी पर्सन है वो पब्लिक क्योस क्रिएट करने की ट्राई करता है, पब्लिक क्योस जैसे अभी ले के केस में आपने सुना होगा कि वहां पे एक वायलेंट प्रोटेस्ट होता है जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हो जाती है और बहुत सारे लोग इंजर हो जाते हैं, और उसी के बेसिस पे सेंटर ने क्या बोला कि हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सोनम को डिटेंशन में लेते हैं। तो रीजन बन गया ना, वो जो पब्लिक क्योस क्रिएट करा उसको एज अ रीजन मेंशन करा सेंटर ने, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनको डिटेन ही बोल दिया कि हम आपको डिटेंशन कर रहे हैं। हाँ हाँ, आ रहा है वो केस भी 2023 का, वो तो रिन्यू ही होता जा रहा है जो उनके अगेंस्ट लगे।
हाँ ठीक है, चलो वो आगे पॉलिटिकल व्यूज उसके बारे में भी देखते हैं, लास्ट में लिखा है। यहां तक स्टोरी क्लियर होगी। आर्टिकल 22 मतलब फंडामेंटल राइट की बात हुई। लीगैलिटी चेक करनी है, आर्टिकल 32 यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हुई। लीगैलिटी ही चेक करनी है तो हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, अगेन आर्टिकल नंबर 226। और ये आ गया आपका सेपरेट एक्ट जिसके अंदर लॉ गाइडलाइंस मेंशन है कि अगर कोई ऐसी एक्ट परफॉर्म करता है जिससे पब्लिक क्योस क्रिएट होता है या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है, कोई इंपॉर्टेंट सप्लाई जानी थी वो रुक जाती है, सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गए, आपने वेपन्स वहां पे ट्रांसपोर्ट करने थे पर बीच में रुक गए बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट, तो उस केस में भी ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इम्पोज किया जा सकता है। यहां तक क्लियर स्टोरी? अब तो रीड ही करना है, आपको समझ आ जाएगा इजीली। सबसे पहले तो रुक जाओ, लिखना है, अच्छा ले लो फिर शीट, ठीक है। सबसे पहले तो जो सोनम है क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने एक डिमांड रेज करी थी पहले पार्लियामेंट्री सीट्स की कि हमको 2 सीट्स मिलनी चाहिए, वो अलाउ कर दिया गया था। उसके बाद पीसीएस की बात करी थी, वो भी अलाउ कर दिया गया था। 2 इंपॉर्टेंट डिमांड्स बची हैं, दैट इज इंक्लूजन करिए हमारी शेड्यूल नंबर 6 के अंदर और साथ में हमें स्टेटहुड मेंशन कर दीजिए, नंबर 1। ये तो होगी डिमांड। दूसरा, डिटेन किसने करा है? तो ले पुलिस ने। तो अब यहां से एक सवाल बन सकता है कि ये जो डिटेंशन करी जाती है इसको कौन कौन कर सकते हैं? तो नंबर 1, जब मैंने आपको क्लियर स्टोरी बताई तो वहां पे मैंने क्या बोला कि सेंटर ने बोला आपने पब्लिक इंटरेस्ट में क्योस क्रिएट करा है तो उसके अंडर हम आपको क्या कर रहे हैं, डिटेनी बोल रहे हैं अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको डिटेन कर सकती है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, तीसरा पुलिस कमिश्नर भी कर सकते हैं। पुलिस कमिश्नर और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे ये तभी करेंगे अगर इनको किसी ने अथॉरिटी दी होगी। तो यहाँ पे इस केस में क्या बना, ले पुलिस को अथॉरिटी दी किसने? ऊपर से सेंटर ने। हो गया ये फुलफिल। तो इन चार, ये जो 4 कैटेगरीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ये सारे ही अलाउ कर सकते हैं कि कौन ऑथराइज है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इम्पोज करने के लिए। हाँ, एक पुलिस कमिश्नर आगे और बाकी सेंटर और आपकी स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी। ठीक है जी, ये याद रखना है, आगे लिखा भी हुआ है, भूल जाओ इनकेस तो लिखा हुआ है। अभी देखो इनको जोधपुर जेल में रख दिया हुआ है। अब जेल भी हो सकती है, कई बार जो गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेस होते हैं उसमें भी डिटेंशन के लिए रखा जा सकता है। हो सकता है वो एक स्पेसिफिक जगह पे ही रहे। स्पेसिफिक जगह का मतलब है जैसे यहाँ पे बोल दिया जोधपुर जेल में रखा हुआ है, हो सकता है यहाँ से दोबारा से किसी और जगह पे ले जाए, वो भी पॉसिबिलिटी रहती है। स्पेसिफिक भी हो सकता है, मोबिलाइज भी हो सकता है, यानी कि डिटेनी को एक जगह से दूसरी जगह पे भी लेके जा सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी है, वो चाहे से रेस्ट हाउस भी हो सकता है, वहां पे भी डिटेनी को रखा जा सकता है। तो ये प्लेसेस आगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इन्होंने वायलेंट प्रोटेस्ट लेह में इंस्टिगेट करा और जिसकी वजह से 4 लोगों की डेथ हो जाती है, लगभग 50 जो लोग थे वो इंजर हो जाते हैं जब पुलिस ने फायरिंग वहां पे करी। तो बस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के लिए तो रीजन बन गया, सेंटर ने बोल दिया। और याद रखना, गवर्नमेंट ने अगर बोला कि हम आपको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेनी बनाने जा रहे हैं, पर रीजन नहीं बताया कि किस बेसिस पे, यहाँ पे बेस बता दिया ना कि क्यों हमने आपको डिटेनी मेंशन करा है, पर इस केस में क्या होगा, ये बोलेंगे कि 5 डेज मिनिमम और 15 डेज मैक्सिमम, मतलब रेंज दे दी आपको। 5 से 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि किसी एबीसीडी पर्सन को अगर आपने डिटेनी बनाया है तो किस सर्कमस्टांस के अंदर, वो जो रीजन है वो मेंशन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हो चुका है। स्टोरी क्लियर? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है जिन्होंने पॉलिटी अभी नहीं करी है, बाकी तो थोड़ा कनेक्ट इसको कर ही लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट एनएसए क्या चीज है? तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वन ऑफ द स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इसको कंसीडर करा जाता है, स्ट्रिक्ट लॉ माना जाता है। और प्रीएम्प्टिव अरेस्ट मतलब कोई क्राइम अभी कमिट नहीं हुआ है पर हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है या फिर नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है, तो उस केस में क्या इंपोज होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब बैकग्राउंड देखो इसका, कब से ये ओरिजिन हुआ था, कब जाके, अभी तो 2025 चल पड़ा है, पर ब्रिटिशर्स के टाइम पे जाओ, कितनों ने मॉडर्न हिस्ट्री कर ली है? अभी शुरू ही हुई, चलो ठीक है। वहां पे आप देखोगे कि अच्छा वैसे नहीं हुई है, चलो ठीक है, फिर किसी की नहीं हुई है। मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे वो 2 फेजेस में आएगी, ठीक है। एक होगा आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, आई थिंक ये सुना होता है सभी ने, बस यही सुना होता है हिस्ट्री, बाकी भूल जाते हो, ये याद रह जाता है। एक फेज इससे पहले का आएगा जब जो ब्रिटिशर्स होंगे वो एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह परफॉर्म करेंगे, मतलब ट्रेड वेड करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपने प्रॉफिट के ऊपर फोकस रखेंगे। पर जैसे ही ये रिवोल्ट होगा उसके बाद आप नोटिस करोगे कि वो अपनी अथॉरिटी डेवलप करने लगेंगे, फिर आपकी टर्म आएगी ब्रिटिश राज, मतलब अब वो क्या चाहेंगे कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है उनमें भी इन्वॉल्व हो जाए। मतलब आप क्या देख रहे हो, इनकी एंट्री हो रही है, अब ब्रिटिशर्स
अब मान लो कोई फॉरेन टेरिटरी का बंदा हमारी कंट्री के अंदर आ जा रहा है और वहां पे रूल करना शुरू कर रहा है, लोगों को थोड़ी अच्छा लगेगा जो वहां के लोकल पीपल होंगे। फिर आप सुनोगे प्रोटेस्ट होंगे, रिवोल्ट्स होंगे, और भी रिवोल्ट्स होंगे। ये तो थी एक अपराइजिंग की हमारा बेनिफिट भी लेके जा रहे हैं, उसके बाद और रिबेलियन ग्रुप्स यहाँ पे बनते हुए आपको दिखाई देंगे। हुआ क्या, अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जब ये प्रोटेस्ट में खड़े होंगे तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये कैसे हमारे अगेंस्ट बोल सकते हैं, हम तो ज्यादा सुपीरियर हैं। व्हाइट मैन बर्डन जैसी थ्योरीज के बारे में आप सुनोगे कि व्हाइट मैन यानी कि जो गोरे लोग हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो ब्लैक पीपल हैं, बाकी की दुनिया है, उनको सिविलाइज्ड बनाना है। ठीक है, तभी तो हम बार बार बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे तो आईबीसी पहले से चलती आ रही है जब तुम्हारी यहाँ पे एग्जिस्टेंस भी नहीं थी। तो चलो जो भी है, तो इसी केस में आप सुनोगे फिर ये लेके आएंगे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, याद है अब जो भारतीय न्याय संहिता बन चुका है। तो ये क्यों लेके आए थे, ताकि ये जो लोकल पीपल हैं इनके जो प्रोटेस्ट है उनको सप्रेस किया जा सके। तो वैसा जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपको दिखेगा, शायद जो पब्लिक थी, गवर्नमेंट की कोई एक्ट उनको पसंद नहीं आई, इसी वजह से वायलेंस कर रहे थे, इसी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जो अथॉरिटी है, जो इंस्पिरेशन है, वो कहां से मानी जाती है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उस टाइम पे भी ऐसे लॉज लाए गए थे, पर उस टाइम पे ब्रिटिशर लेके आए थे अगेंस्ट किसके, जो वहां के लोकल पीपल हुआ करते थे, हमें सप्रेस करने के लिए लाए थे। अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट एक्ट लेके आई है ताकि ऐसा जो पीछे आपने इश्यूज पढ़े वैसी कोई सिचुएशन ना बने, तो उसके लिए फाइट करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में आया था। अब आगे 1947 के बाद की बात। ये ऊपर वाली चीजें आप मॉडर्न इंडिया के अंदर पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, अब हम यहाँ पे देखेंगे 1947 से। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 आया था, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस आया, इसको रिपील कर दिया गया था, मतलब कट कर दिया गया, इसका कोई यूज नहीं आज के टाइम पे। फिर 1971 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आता है, जिसका मिसयूज इंदिरा गांधी की सरकार में काफी ज्यादा हुआ ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी 1975 टू 77। और जब नई सरकार बैठती है तो 78 में इसको भी रिपील कर दिया गया, यानी कि कट ऑफ कर दिया गया। और फिर 1978 के बाद 1980 में जाके आपका आता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। प्रपोजल पहले आ जाता है, 1980 में जाके इसको इनैक्ट कर दिया गया था। पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, रूल्स और जो गाइडलाइंस है वो लगभग सेम सी मिलेंगी, जब आपको इनको डिटेल में पढ़ोगे ना सेम सी होंगी, पर मिसयूज करने की जो कैपेबिलिटी है वो हर एक एक्ट के अंदर आपको दिखाई देगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर्स, क्या क्या लो। तो पहले पीडीए एक्ट भी बोलते हैं इसको, देन मीसा 1971 भी बोलते हैं, और ये अगला आपके पास एनएसए आ गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ध्यान से सुनना, काफी बड़ा टॉपिक है और पक्का है मेंस में आएगा ये, ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्ट के बारे में 2024 से चल रही है बातें। अब डिटेन कौन कौन कर सकते हैं, ऊपर वाली मैंने चीज आपको बता दी, पनिशमेंट नहीं दी जाएगी डिटेनी को, क्योंकि पहले प्रूव भी करना पड़ेगा कि उन्होंने कोई क्राइम कमिट करना था, क्योंकि फ्यूचर की बात हुई है ना, आपने तो पहले ही उनको पकड़ लिया हुआ है। देन कौन कौन डिटेन कर सकता है, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, प्लस आपने देख लिया डीएम और पुलिस कमिश्नर, इफ ऑथराइज्ड। मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई, ले पुलिस ने फायरिंग वहां पे करी, पर बैकिंग से किसने बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फिर डिटेन करा उनको जाके। तो यहाँ पे अथॉरिटी जो है आपके पास सेंटर, स्टेट, और ये वाले जो केस बनेंगे इफ ऑथराइज, अगर सेंटर ने बोला है या फिर स्टेट ने बोला हुआ है, तो उस केस में हाँ, नहीं नहीं, पुलिस वर्ड क्या यूज, हाँ वहां पे स्टेट का तो पड़ा ही नहीं ना, तभी तो सेंटर ने बोला है, स्टेट हुड तो हाँ दिल्ली ने, नहीं नहीं, ले की पुलिस थी, पीछे से ऑर्डर किसका आया, सेंट्रल गवर्नमेंट, यही लिखा है यहाँ पे, डिटेन कौन कौन कर सकता है, सेंटर, स्टेट, क्योंकि एनएसए तो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लग सकता है, ऐसे थोड़ी है कि कोई ग्रुप भी होना चाहिए, यहाँ पे भी तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट लगा है। सेंटर भी बोल सकता है, स्टेट भी बोल सकता है, मान लो कोई एबीसीडी स्टेट होती, वहां पे कोई ऐसा प्रोटेस्ट रेस कर रहा होता, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट को लगा ये ठीक नहीं कर रहे प्रोटेस्ट जो हो रहा है, तो उस केस में स्टेट खुद ही बोल देगी कि इसको एनएसए के अंडर पकड़िए। देन आता है आपके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और दूसरी तरफ है पुलिस कमिश्नर, आगे लिखा है इफ ऑथराइज्ड, तो सेंटर या फिर स्टेट की तरफ से इनको ऑर्डर आना चाहिए, ये तभी उनको डिटेन ही बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते, तभी लिखा है यहाँ पे इफ ऑथराइज्ड। उसके बाद ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इनकी एक्ट्स की वजह से हो सकता है ये सारी चीजें थ्रेटन हो जाए, जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया ना, वही बात आ गई, लद्दाख वाला एरिया आप देखोगे तो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो डिफेंस ऑफ इंडिया अगर थ्रेटन हो रहा है तो उस केस में पकड़ा जा सकता है, फॉरेन रिलेशन बिगड़ रहे हैं तो उस केस में भी पकड़ा जा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन हुई तो उस बेसिस पे भी, देन पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है उस केसेस पे भी, अभी पढ़ा आपने लद्दाख के केस में ये वाला भी फुलफिल हो रहा है, ये वाला भी, एंड डिफेंस वाला भी। देन एसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज, ये पूरी मेंटेन ही नहीं हो पा रही है, जहां पे सप्लाई पहुंचानी थी वो पहुंच ही नहीं पा रही है, तो उस केस में भी जो डिटेंशन के ग्राउंड्स हैं वो इंपोज करे जा सकते हैं। तो ये ग्राउंड्स रहेंगे। उसके बाद वही चीज आपको मेंटेन करनी है जो पीछे लिखा था, वही लिखा हुआ है कि पर्पस क्या है एनएसए का, तो ये जो पीछे रीजंस है इनको ठीक करना।
तो वही पर्पस आ जाएगा। नाउ ये जो डिटेंशन ऑर्डर है, डिटेनी पर्सन को कहीं पे भी रख सकते हैं, या तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, जैसे अभी के लिए आपने सुना जोधपुर जेल, या फिर मूव करा जा सकता है क्रॉस स्टेट, जैसे अमृतपाल के केस में आपने सुना होगा एक जगह से दूसरी जगह, हाँ अब असम में है जाके, तो मतलब मल्टीपल जगह पे भी हो सकता है। एंड देन सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट इम्पोज्ड कंडीशन, जैसे गवर्नमेंट का कोई रेस्ट हाउस था वहां पे भी डिटेनी को रखा जा सकता है। ग्राउंड कितने दिन का रहेगा, तो 5 दिन या फिर 15 दिन मैक्सिमम। सरकार को बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने इनको डिटेनी बोला है, किस बेसिस पे आपने इनको डिटेंशन पे लिया हुआ है। देन अगर 15 दिन मैक्सिमम कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने कोई कॉज नहीं बताया तो छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। नाउ डिटेनी के पास क्या क्या राइट है, अब इसको ध्यान से सुनना, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन टफ कैटेगरी का बन सकता है, क्योंकि ये वाले टॉपिक बहुत रेयर आते हैं। नंबर 1, जो डिटेनी है, यहाँ पे सोनम को सोच सकते हो आप साथ साथ में, जो डिटेनी है वो गवर्नमेंट के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, मतलब रिप्रेजेंट करेगा कि उनकी क्या क्या डिमांड्स है, दोबारा से आपने हमें डिटेंशन गलत कॉज की वजह से करा हुआ है। डिटेनी गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करेगा, वो जो पर्चा होगा उसके बाद जाएगा एडवाइजरी बोर्ड के पास, और इस एडवाइजरी बोर्ड में होंगे 3 मेंबर जो कि हाई कोर्ट से होंगे, हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे 3 यहाँ पे बैठेंगे आके, और उसके बाद 3 हफ्ते दिए जाएंगे इस एडवाइजरी बोर्ड को। उस 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो सारी चीजें स्टडी करेंगे कि जो प्रोटेस्ट लीड हुआ था वो किस रीजन की वजह से था, क्या डिटेंशन लीगल है, आर्टिकल नंबर 22 के वो जो 3 क्लॉज से लेके 7 क्लॉज तक वो फुलफिल हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लीगैलिटी इंश्योर करेगा। 3 हफ्तों के बाद अगर तो मिलता है कॉज, तब तो हो जाएगा अरेस्ट, अरेस्ट ही आएगा ना अगला, फिर लीगल चार्जेस चलेंगे। और अगर तो कोई कॉज यहाँ पे नहीं मिलता, सफिशिएंट कॉज नहीं था, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सरकार को जवाबदेही भी करनी पड़ेगी, प्लस जो डिटेनी था उसको रिलीज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हुआ, डिटेनी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट उनका प्रपोजल लेके जाएगी एडवाइजरी बोर्ड के पास, जिसमें टोटल 3 मेंबर्स हैं, हाई कोर्ट के 3 जजेस आ जाएंगे। उसके बाद 3 हफ्तों के अंदर इनको अपनी रिपोर्ट रेडी करनी है, अगर कोई सफिशिएंट कॉज नहीं मिलता है तो वो जो पर्सन डिटेनी है उसको रिलीज करना पड़ेगा। और ये जो डिटेंशन लिमिट होती है, वैसे तो ये 12 महीने की होती है, पर इसको रिन्यू करा जा सकता है, ठीक है, सेम बेसिस के ऊपर जो आपने पीछे पढ़े, अगर उसकी वजह से अभी भी कोई सिक्योरिटी को थ्रेट है, डिफेंस ऑफ इंडिया पे थ्रेट है, सप्लाई चेन रुक रही है, तो उस बेसिस पे दोबारा से रिन्यू हो सकता है, पर मैक्सिमम कितनी है, 12 महीने। तभी तो अमृतपाल के केस में आप बार बार सुन रहे थे बीच बीच में, उसको रिलीज करा, दोबारा से पकड़ा, दोबारा से रिलीज, दोबारा से पकड़ा, तो वो रिन्यू हो सकता है। अब तो चलो टाइम ज्यादा हो गया, 2023 की बात है वो, अभी 2025 चला है, तो वो रिन्यू होता है। अभी जी तभी तो ये एडवाइजरी बोर्ड बिठाया गया है, ये चेक करेंगे, अगर हम बोले, हम अपने पर्सपेक्टिव से बोले, तो फिर क्या बोलेंगे कि सोनम ने कोई क्राइम कमिट करा है। अब प्रोटेस्ट तो अलाउड है, पर पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउड है, तो एनएसए के अंडर जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उसमें लिखा है, अगर आपने पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करा है, वो जो सारे पर्पस थे तो वो तो इंश्योर हो रहे हैं, अब वो एडवाइजरी बोर्ड देखेगा, और जो इनका फाइनल डिसीजन आएगा वो सुना जाएगा। 3 हफ्ते इनको दिए गए हैं, आप अपनी रिपोर्ट तैयार करिए कि ये जो डिटेंशन का बेस है ये सही है या गलत है, या मिसयूज तो नहीं हो रहा। इसमें डिमांड्स भी देखी जाएंगी कि एक्टिविस्ट के एंड से क्या डिमांड चाहिए। नहीं नहीं, 5 से 15, जो 5 से 15 दिन दिए हैं वो सरकार को दिए हैं कि डिटेनी को, मतलब डिटेंशन क्यों लगी है उसमें कॉज बताइए, तो सेंटर ने तो बता दिया यहाँ पे कॉज, तो हो गया, ये टाइम लिमिट तो गई। जो 12 महीने की है ये डिटेनी के लिए, डिटेंशन लिमिट 12 महीने के लिए मैक्सिमम। हाँ, अगर अब यहाँ पे 3 वीक का प्रोविजन भी ऐड कर दिया, मतलब ऑन एन एवरेज आप 1 महीना लेके चल सकते हो। इनकी भी अभी रिपोर्ट आएगी, अगर उस रिपोर्ट में रॉन्ग फुलफिल हो गया, या इन्होंने बोला कि हमें केस को और स्टडी करना पड़ेगा, तो उतना एक्सटेंशन हो सकता है, मैक्सिमम 12 महीने का। जो बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट, यस, नहीं नहीं, ये इसी का, एक मिनट, यही इसी की आगे चल के आप लिमिटेशन भी पढ़ने वाले हो कि इसका मिसयूज तो रूलिंग गवर्नमेंट कर सकती है, यही मिसयूज भी आएगा इसका। अभी देखो, रुको, एक मिसयूज और दिख रहा है, एक मिनट, एक मिसयूज और दिख रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करेगा, आपको क्या पता है यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हुई। तो एक ड्रॉबैक जो है एनएसए का वो यही आता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड के पास इनका प्रपोजल पकड़ाएगी। हाँ हाँ, ये यही तो इसकी एक लिमिटेशन है कि रिप्रेजेंट ही गवर्नमेंट के आगे करा, कायदे से होना क्या चाहिए था, कोर्ट के आगे जाके रिप्रेजेंट करते, तो वो जुडिशियल रिव्यू की यहाँ पे कमी दिखेगी आपको, तभी तो लीगैलिटी चेक होगी आर्टिकल नंबर 22 की। अब वो फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल 32 और 226 बैठा हुआ है, तो उस केस में जुडिशरी आएगी। यस, ये हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बस अभी आ ही रही थी मैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे तो रिप्रेजेंटेशन ही गवर्नमेंट के सामने है, गवर्नमेंट के सामने, और उन्होंने तो लगाए हैं चार्जेस,
कि आप पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हो? शायद, हाँ। वो अब बाद में पता लगेगा जब अपडेट्स आएंगे। वैसे मेजोरिटी ऑफ द केसेस में होता है, पर रिलीज भी करे हैं, आगे एग्जाम्पल है बहुत सारे। नाउ लिमिटेशन, नंबर वन, लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एडवाइजरी बोर्ड के सामने खुद जो डिटेनी होगा वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, गवर्नमेंट करेगी इनके बिहाफ पे। नंबर टू, जो गवर्नमेंट है वो विद होल्ड कर सकती है फैक्ट्स को, हो सकता है पूरी इंफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड तक अब पहुंचे ही ना। देन पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे गवर्नमेंट भी इसका मिसयूज कर सकती है। और कोई ट्रायल नहीं होगा ओपन कोर्ट के ऊपर, क्योंकि ये प्रिवेंटिव है नेचर में, प्यूनिटिव नहीं है, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ये डिटेंशन की बात हुई है प्री एम्प्टिव, यानी कि क्राइम कमिट करने से पहले। तो ये सारी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की जो लिमिटेशन है वो भी आपको दिखाई देंगी। नीतीश, आई थिंक आप पिछले वाला पूछ रहे हो। अर्श, यहाँ पे लिमिटेशन लिखी हुई, सबसे पहले देख लो सारे देख लो। जो प्रोसीजर है, डिटेनी क्या करेगा, अपने को गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंट करेगा, सबसे बड़ी लिमिटेशन भी यही बनती है। उसके बाद गवर्नमेंट उन फैक्ट्स को लेके जाएगा एडवाइजरी बोर्ड के पास। एडवाइजरी बोर्ड में 3 हाई कोर्ट के जजेस आपको दिखाई देंगे। 3 हफ्तों के अंदर इनको अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। 3 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट में अगर बताएंगे कि कोई भी सफिशिएंट कॉज नहीं है जिसके बेसिस पे हमें नहीं पता चला कि सोनम की वजह से कोई ऐसा पब्लिक प्रोटेस्ट वायलेंस क्रिएट हुआ, तो उस केस में उनको रिलीज करना पड़ेगा। दैट इज द प्रोसीजर। अगर यहां से पता लगता है कि है सफिशिएंट कॉज, तो उस केस में क्या होगा, फिर प्रोसीडिंग चलेगी, लीगल प्रोसीडिंग आ जाएगी, लीगल प्रोसीडिंग, अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर वो कोर्ट, ओपन ट्रायल कोर्ट में जाएगा केस। अभी क्या लिखा है, कोई यहाँ पे ओपन ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि ये प्यूनिटिव है ही नहीं, ये प्रिवेंटिव है नेचर में, क्राइम तो कमिट हुआ ही नहीं है। अक्षय देखो, मान लो अब यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड है ना, एडवाइजरी बोर्ड को बोल दिया कि 3 हफ्तों के अंदर आपने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, कि जिस कॉज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था ले पुलिस को कि उनको डिटेंशन में लीजिए, 3 हफ्तों के अंदर वो रिपोर्ट मेंशन करी जाएगी। जैसे ही हो जाएगी, अब हो सकता है ये किसी कंक्लूजन पे ना पहुंच पाए, तो उसके इसमें ये भी टाइम मांगेंगे कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। तो 1 महीना निकल गया था, 3 हफ्ते इन्होंने और लिए, इस तरह से कई बार एक्सटेंशन होते होते 12 महीने हो सकते हैं। तो डिटेंशन में आप 12 महीने तक ही रख सकते हो, और एट द एंड आपने बोल दिया कि कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है, तो अगेन वही रहेगा कि उस पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा। 12 महीने मैक्सिमम बोल दिए। अच्छा देखो, जब भी कमीशन के पेपर के लिए आपने पढ़ना है, तो आपने फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट के माध्यम से ही देखना है। आइडियोलॉजी यहाँ पे नहीं बताई जा सकती। हाँ, आइडियोलॉजी आपको पढ़नी होती है कि उनकी आइडियोलॉजी है क्या, फिर उसके हिसाब से पर्सपेक्टिव बनाना पड़ता है। अब ये तो डिसीजन कहाँ से आएगा, एडवाइजरी बोर्ड के एंड से आएगा कि ये जो सफिशिएंट कॉज है भी या नहीं है। हम बोल सकते हैं कि ठीक हुआ, कहीं बोलेंगे नहीं हुआ, क्योंकि पीस को भी तो वो प्रमोट कर ही रहे थे कि पीसफुल प्रोटेस्ट ही हमारे एंड से होगा। जनता ने प्रोटेस्ट रेज कर दिया ज्यादा, वो भी अपने को श्योर नहीं है चीज, तो वो तो फिर ग्राउंड लेवल की बातें आ गई। थियोरेटिकली तो अपने को यही देखना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्ट के बेसिस पे है। कर सकता है, आर्टिकल 22 की पहले लीगैलिटी चेक होगी, फिर उसके बाद जुडिशरी इंटरवीन करेगी। पहले आर्टिकल 22, तभी तो एडवाइजरी बोर्ड बिठाया हुआ है। अब यही चेक करेंगे ना कि जो आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 3 से लेके 7 में से कोई भी अगर वायलेट नहीं हुआ है, तब तो फिर चार्जेस लग गए, आगे पूरा ट्रायल में जाएगा, ये ट्रायल कोर्ट में जाएगा। पर अगर नहीं लगे तो फिर सफिशिएंट कॉज है ही नहीं, इसको रफा दफा किया जाएगा और सोनम को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट इज लीगल ऑप्शन क्या क्या है सोनम के पास, तो वही है कि गवर्नमेंट के पास जाके अपने को रिप्रेजेंट करे, वो फिर एडवाइजरी बोर्ड के पास लेके जाएंगे सारी इन्फो, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि मेरी लीगैलिटी चेक करो, जो आर्टिकल नंबर 22 का वायलेशन हुआ है, विच इज योर फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस बनती हैं, और उसके बाद या फिर तीसरी जो ऑप्शन बचती है कि गवर्नमेंट खुद ही रिवोक कर दे, कि वो जो डिटेंशन के चार्जेस लगे थे हम खुद ही हटाते हैं, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज और पुराने केसेस जिनमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंट करा गया था। नंबर 1, 2023 का अमृतपाल सिंह का केस। अब देखो 2023 का केस है ये, वारिस पंजाब दे, सुना होगा आपने कैंपेन, जब ये खालिस्तान प्रोटेस्ट रेज करता है उस टाइम पे। तो 2023 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर डिटेंशन करी गई, उसके बाद वो डिटेंशन रिन्यू होती जा रही है, मतलब 12 महीने का टाइम स्पैन कंप्लीट, दोबारा से 12 महीने का टाइम स्पैन जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। वैसे 2020 में डॉक्टर कफील खान थे, तो इनके ऊपर भी सेम एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक 2019 में आपने केस सुना होगा, एक्ट सुना होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जैसे पॉलिटी में आपने पार्ट नंबर 2 के अंदर सिटीजनशिप पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक
11 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि किसको सिटीजनशिप देनी है, किसको नहीं देनी है, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स वही चेक करेंगे। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 का, उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट रेज करा था। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखा कि जो कॉज है वो सफिशिएंट नहीं है, तो इनको फिर छोड़ दिया गया, मतलब इनको रिलीज कर दिया गया। सेम 2020 में ही यूपी के अंदर बहुत से प्रोटेस्टर थे ऐसे। अब मैंने बोला इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, मल्टीपल लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंडिविजुअली भी एक्ट इंपोज करी जा सकती है। बहुत सारे प्रोटेस्टर थे यूपी में जिनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बुक करा गया था, बाद में रिलीज कर दिया गया था क्योंकि सफिशिएंट कॉज नहीं मिल के आया। अब ये सफिशिएंट कॉज किसने बताया होगा? वो जो एडवाइजरी बोर्ड बैठा हुआ था वही बताएगा। नेक्स्ट इज 2017 का केस। यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद से रिलेटेड रावण, जो ये निक नेम भी दिया गया था, भीम आर्मी चीफ थे, इनको भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के ही तहत डिटेंशन में लिया गया था। बाद में 2018 में छोड़ दिया गया जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की इंटरवेंशन होती है कोर्ट्स की। वैसे लव जिहाद के केसेस में जहां पे रिलीजन को कन्वर्ट कर लेते हैं मैरिज के प्रपोजल के बेसिस पे, तो उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे कम्युनल वायलेंसेस हुए हैं। इसमें कई पकड़े गए जिनके ऊपर फिर बाद में क्रिमिनल चार्जेस भी लगे थे, कईयों को छोड़ भी दिया गया था। मतलब मल्टीपल केसेस हैं, एक नहीं है। 2012 में एक ब्लैक मार्केटिंग कैरोसिन केस आया था, इसके ऊपर भी कोई सफिशिएंट कॉज नहीं मिला था उस पर्सन के अगेंस्ट जिसका ये चल रहा था सारा धंधा, तो बाद में इनको भी छोड़ दिया गया। अब वही 3 ऑप्शन इनके पास भी थी, या तो गवर्नमेंट के पास खुद को रिप्रेजेंट करें, या फिर अपना आर्टिकल नंबर 22 है उसकी लीगैलिटी को चेक करवाएं। उसके लिए जुडिशरी आएगी, आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 226। और थर्ड ऑप्शन क्या थी? सीक रेवोकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही दे दे। इस केस में हो सकती है ये पॉसिबिलिटी। एक तो ब्लैक मार्केट चल रही है, ऊपर से कैरोसिन की बात हो रही है, क्या पता दोनों ने कोलैबोरेट कर लिया हो। तो मतलब वो जो थर्ड वाली ऑप्शन है उसको तो बोलेंगे कि सौदा ही हो गया एक तरह से। यहाँ पे एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके नाम के साथ एक्ट भी देखी जाएगी। चलिए जी, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एनएस, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, लास्ट वाला पार्ट ध्यान से पढ़ना, दैट इज सजेस्ट सेफगार्ड टू प्रिवेंट दियर मिसयूज। ये आपने खुद सोच के लिखना है, ठीक है? ये हमने अभी किया नहीं, मतलब बीच में पॉइंट्स देख लिया, आपने उसको फ्रेम करना है अच्छे से।